हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज हम आईपीसी के नेक्स्ट सेक्शंस कवर करने जा रहे हैं। हमने 76 से लेके 106 सेक्शंस कवर कर लिए हैं जो आपके जनरल डिफेंस में आते थे, चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी। चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी एंड हम सेक्शन 107 से लेके 120 कवर करेंगे जो कि अबैटमेंट एंड इसकी पनिशमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, आज की जो आपका ये लेक्चर है, आज हम सिर्फ 107 एंड 108 सेक्शन देखेंगे कि वो कहता क्या है। राइट, सबसे पहले अबैटमेंट। आप इस वर्ड को देखो और समझो कि ये वर्ड आपको क्या समझ लगाते हो। आप इस वर्ड को जब देखते हो तो क्या समझ लगता है आपको? अबैटमेंट। तो इसमें अबैट जो वर्ड है, इट मींस क्या हुआ? ये अबैटमेंट का मतलब क्या है? टू अबैट। और अबैट वर्ड क्या होता है? जब आप किसी को किसी भी चीज के लिए असिस्ट कर देते हो, ठीक है, तो उसको हम अबैटमेंट बोलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अबैटमेंट आईपीसी में क्रिमिनल ऑफेंस है जो वो कैसे है। ठीक है, आप ऐसी कौन सी असिस्टेंस दे देते हो क्रिमिनल ऑफेंस की कि वो आपका एक ऑफेंस क्रिएट हो जाता है। अब देखो, आज हम अबैट असिस्ट की 3 डिग्रीज पढ़ेंगे कि जब आप किसी की हेल्प कर देते हो किसी क्राइम करने के लिए, हेल्प कह दो, इंकरेजमेंट कह दो, या किसी को इंस्टिगेट कर देते हो। तो पहला पॉइंट हम आज देखेंगे कि अबैटमेंट कैसे होती है। टू इंस्टिगेट समवन, फिर बाय कॉन्स्पिरेसी, और फिर बाय एडिंग। ये 3 पॉइंटर से आपकी अबैटमेंट जो है होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अबैटमेंट आपका सेक्शन 107 आईपीसी में दिया गया है, बट जो करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अबैट वर्ड को समझाया था, डिफाइन करा था कि अबैटमेंट में अबैट वर्ड क्या कहता है। राइट, अब चैप्टर 5 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 डील्स विद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू अबैटमेंट। Abatement basically means the action of instigating, encouraging or promoting a person into committing an offense। जब आप किसी को उकसा देते हो कोई क्राइम करने के लिए, या फिर कुछ असिस्टेंस ऐसी प्रोवाइड कर देते हो कि जिससे वो क्राइम हो जाए, तब कहते हैं कि अबैटमेंट का जो है आप पे, क्राइम का जो ऑफेंस है आप पे लग जाएगा एंड इट इज पनिशेबल इन आईपीसी। ठीक है, when more than one person contributes to committing an offense, each person's involvement may vary। देखो, अबैटमेंट है, वन ऑन वन ऑफेंस की इसमें हम बात नहीं कर रहे। वन ऑन वन कैसे होता है? जैसे ए ने बी का मर्डर कर दिया, ये वन ऑन वन हो गया। ठीक है, अबैटमेंट में जब 1 या 2 या सो ऑन बंदे ऐड हो जाएं, तो वो अबैटर्स, जो अबैटमेंट करता है उसको हम अबैटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन 108 में डिफाइंड है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। बट जब एक से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व हों, तब हम उसमें अबैटमेंट कह देते हैं कि लगा है। ठीक है, कैसे? अब ए को बी ने कहा कि, सॉरी यहाँ बी है तो यहाँ आप जी लगा लो। ए को बी ने कहा कि जी को मार दे। उधर से सी आता है, उसके हाथ में पिस्टल दे देता है। ठीक है, और ये फिर जी को शूट कर देता है। तो इस केस में क्या होगा? हम क्या कहेंगे कि बी और सी ने अबैट करा ए को जी को मारने के लिए। कैसे अबैट करा? बी ने उसको इंस्टिगेट करा, इंकरेज करा कि मार दो जी को मार दो, और सी ने क्या करा? उसको पिस्टल पकड़ा दी इन फर्दरेंस ऑफ दैट थिंग। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो ए ने जी को मारा तो है, बट सी और बी जो है इन्होंने अबैटमेंट करी है। राइट, अब नेक्स्ट, द अबैटर मस्ट एक्टिवली इंस्टिगेट द अबैटेड पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस। वर्ड्स uttered in anger,
विदाउट एनी इंटेंशन कैन नॉट बी टर्म्ड एज अबेटमेंट। अभी कोई किसी को हम गुस्से में कुछ बोल देते, मैं तुझे मार दूंगा कर दूंगा, तो कहते गुस्से वाले हम नहीं मानते। ऐसा आपका होना चाहिए कि वाकई में दूसरे बंदे ने आपकी बातों में आके वो क्राइम कर दिया, करा नहीं करा वो अलग बात है, बट उसके लिए स्टेप उठा लिया। तो आपकी जो अबेटमेंट है इतनी स्ट्रांग अगर होती है, आपकी इंकरेजमेंट या इंस्टिगेशन, देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एज एन अबैटर। नाउ इंस्टिगेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे है आगे मैं आपको समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, वन पर्सन में प्रोक्योर गन एंड हैंड इट ओवर टू अनदर who may shoot somebody with it. The former person is guilty of abetment while the later commits the murder. अब इस केस में क्या है, ए ने जी को मारना है, बी ने इसको गन हैंड ओवर कर दी, तो इस केस में ये अबैटर हो जाएगा और इसने मर्डर करा है या इसको शूट करा है, तो इस पे उसके चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल। बेसिकली आपको इसमें अबैटमेंट में क्या समझना है, आपका क्वेश्चन आता है अगर आपने क्या चीजें देखनी है कि क्या उस बंदे ने इनकरेजमेंट करी थी उसको वो ऑफेंस करने के लिए, इंस्टिगेट करा था या कोई हेल्प करी थी या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी इंक्लूडेड थी। हम ये अब समझते हैं। नेक्स्ट में पहले पार्टीज देखो क्राइम की कौन सी हो जाती हैं। द पार्टीज टू अ क्राइम आर द डिफेंडेंट्स और अक्यूज्ड कल्प्रिट्स हु हैव कमिटेड द क्राइम। इन लॉ डिफरेंट रोल्स आर प्लेड बाय डिफरेंट पीपल इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम। दे आर, पहला प्रिंसिपल ऑफेंडर, फिर ज्वाइंट प्रिंसिपल, इनोसेंट एजेंट, सेकेंडरी पार्टीज। प्रिंसिपल ऑफेंडर में द मेन प्रेपरेटर ऑफ एन ऑफेंस, जो प्रिंसिपल होता है द मेन जो क्राइम का करता है उसको हम प्रिंसिपल ऑफेंडर बोलते हैं। ज्वाइंट प्रिंसिपल द पर्सन शेयरिंग द सेम एक्ट सीरियस दैट इज एक्शन टू कमिट अ क्राइम। देखो कहते हैं जो आपकी अबैटमेंट है ना, इसमें जो है अबैटर का मेंजरिया होता है, वो जो एक्ट है वो किसी और से कराता है। आपको अगर याद हो हमने पढ़ा था व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ क्राइम। फर्स्ट था एक्टस मेंजरिया एक्टसरिया, राइट, देन प्रेपरेशन कमीशन हमने जो करा था। तो इसमें जो अबैटमेंट में अबैटर का मेंजरिया इंटेंशन और वो एक्शन किससे करवाता है, एक्टस रियस किससे करवाता है, वो द अदर पर्सन। जैसे यहाँ पे आप कह लो इंटेंशन लिख लो। अब ये बी था, बी जी को मारना चाहता था, उसने ए को इनकरेज करा। ठीक है, तो बी का इंटेंशन थी जी को मारने के लिए, उसने ए को बोला तू कर, तो जो एक्ट परफॉर्मेंस थी एक्टस रियस था वो ए ने करा। ठीक है, इनोसेंट एजेंट द पर्सन हु इज अननोइंगली इन्वॉल्व्ड बाय द प्रिंसिपल। इनोसेंट एजेंट वो बन जाता है जिसको पता नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल ए बोल दे कि तुम जाके रैट पॉइजन लेके आओ, उसको पता नहीं होगा मेरे रैट को मारना है और वो ले आए, तो वो इनोसेंट एजेंट बन जाएगा क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो क्या चीज करने जा रहा है और वो उसमें उसकी हेल्प कर देता है, राइट। द पर्सन हु एक्ट्स एज एन एसेसरीज और कंप्लीशर टू द क्राइम, जो जस्ट सेकेंडरी पार्ट प्ले कर देते हैं हम उनको बोल देते हैं सेकेंडरी पार्टीज। इन अबैटमेंट द पर्सन हु हैड मेंस रिया but was not involved in actus reus is punishable. The offense of abetment depends upon the intention of the person who abets and not upon the act which is actually done by the person whom he abets. देखो हम अबैटमेंट का अगर ऑफेंस पढ़ रहे हैं तो हमने यही देखना है कि जो अबैटर है उसकी क्या इंटेंशन थी, उसने क्या करा, कौन सा क्राइम कहाँ हुआ, क्या हुआ, वो अबैटमेंट की पनिशमेंट में नहीं आएगा। वो यही कह रहे हैं which is actually done by the person whom you abet. The offense of abetment depends only upon the intention of the person, not upon the act. यहाँ पे कोर्ट आपकी इंटेंशन देखती है, आपका वो सब चेक करती है कि क्या आपने इसको रियली इंस्टिगेट करा था कि नहीं। बेसिकली अबैटमेंट का जो आपका पॉइंटर है सबसे ज्यादा सुसाइड के केसेस में आता है। जब वो सुसाइड नोट लिख देते हैं तो उसमें बोल देते हैं कि इस पर्सन ने मुझे इंस्टिगेट करा या प्रोवोक करा, मैंने ये स्टेप ले लिया, और फिर जो आपका अबैटर होता है he is punishable in law, right? Now abetment under the IPC, it is defined under section 107 of IPC, which says requires a person to abet the commission of an offense. This abetment may occur in any of the three methods that the provision prescribes. These are the three, हम illustration बाद में करेंगे, पहले ये pointer समझो। The section says that the abetment basically takes place when a person abets. अब देखो यहाँ पे बार बार abets आ रहा है, आप
आपको इसका मीनिंग मैंने समझा दिया है, टू असिस्ट। अब हमने पढ़ना है कि असिस्ट किस तरीके से जो है वो क्राइम, दूसरा जो बंदा क्राइम करेगा, जो बेटर है वो कैसे अबेट करेगा, उसको कैसे असिस्ट करेगा। हमने वो पॉइंटर समझने हैं जो आपके आईपीसी में बताए हुए हैं। पहला पॉइंट क्या कहते हैं, इंस्टिगेटिंग। आप किसी बंदे को, इंस्टिगेट क्या होता है, उकसा देते हो कि तुम देखो तुम्हारे बारे में उसने ये बोला वो करा, तुम्हें तो उसको मार देना चाहिए, भड़काते हो जब आप किसी पर्सन को, तो उसको हम इंस्टिगेशन के पॉइंट के अंदर डालते हैं। ठीक है, टू डू दैट थिंग, इंगेजिंग विद अनदर पर्सन और इन अ कॉन्स्पिरेसी टू डू दैट थिंग। देखो कॉन्स्पिरेसी तो वैसे अपने आप में ही आपका एक ऑफेंस है अंडर आईपीसी, अंडर सेक्शन 120B, बट अबेटमेंट में भी इसका है कॉन्स्पिरेसी का। जब आप किसी के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, कंस्पायर करते हो किसी के अगेंस्ट, तो दैट थिंग इज आल्सो कवर्ड अंडर द section of 107 of abatement, right? Now, intentionally aiding a person to do that thing. See, intentionally, जब आप किसी की intentionally help कर देते हो कोई क्राइम करने के लिए, आपको पता है वो गलत कर रहा है, स्टिल आप उसकी हेल्प कर दो। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल है, आपको पता है कि वो क्राइम करने जा रहा है, आप उसको फिर भी अपने घर में शेल्टर दे रहे हो, या उसे कहीं और रहने का अरेंजमेंट करा रहे हो, या उसको पुलिस से बचा रहे हो, इंटेंशनली यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन इज आल्सो covered under the section of 107 and it make you liable under abatement. ठीक है, फिर when any of these requirements exist, the offense of abatement is complete. Sometimes the person may commit more than one of these three circumstances in a single offense. तो बेसिकली ये कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि एक आपका जो ऑफेंस हुआ उसमें तीनों में से एक चीज हो, जरूरी नहीं है, तीनों की तीनों भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं। हमने बस ये देखना है कि क्या ये आपकी तीन चीजें हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपने बस ये चीज देखनी है, इंस्टिगेशन, उसको आपने प्रोपोजिशन में देखना है कि उकसाया गया है कि नहीं उकसाया गया है, फिर कोई कॉन्स्पिरेसी की बात हुई है या कोई इंटेंशनली एडिंग हेल्प की हुई है, उसमें बात तो हुई है, तो दैट विल अमाउंट टू अबेटमेंट, राइट। अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन। आप इसमें थोड़ा समझो और देखो क्या कह रही है ये। As a priest performed the wedding ceremony of a married man with an unmarried woman. देखो यहां तक ही अगर आपके वैसे क्वेश्चन में ये आ जाता तो यहाँ पे समझो कि priest was having the knowledge that he is making a married man marry with the unmarried women. So here the person is liable for the bigamy. Already if one person is married, he can't marry twice, right? Under our Hindu law, HMA करोगे जब आप फैमिली लॉ, उसमें हम आपको बताएंगे, बट आपको इतना तो पता ही है कि पर्सन कांट रीमैरी, राइट। अब उसमें here priest is liable for intentionally aiding. अब आप देखो इसमें कॉन्स्पिरेसी हुई कोई नहीं हुई, ठीक है। हाँ, अगर उसने इससे पहले ही बातें करी होगी या कुछ ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करी होगी, तब हम कॉन्स्पिरेसी का इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें इंस्टिगेटिंग नहीं है, बट यस ही इज हेल्पिंग द पर्सन, द मैरिड मैन टू रीमैरी अगेन, राइट। तो यहाँ पे जो है आपका इंटेंशनली, उसको पता है ही इज हेल्पिंग, तो इंटेंशनली एड का यहाँ लग जाएगा एंड ही विल बी लायबल फॉर द अबेटमेंट बाय एड, राइट। जब आप इसके में पनिशमेंट बहुत ज्यादा है, देखो 108 सेक्शन से लेके आपके 120 सेक्शन तक पनिशमेंट्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज बस आपका सारा फोकस इसी पे होना चाहिए, अबेटमेंट क्या है, अबेटर क्या है, अबेट करना क्या होता है, और इसके क्या 3 पॉइंटर्स हमने देखने हैं, सो दैट आपका क्वेश्चन कहीं से भी अबेटमेंट का आ जाए, आप उसको इजिली सॉल्व कर सको, राइट। नाउ अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन समझते हैं। इंस्टिगेशन बेसिकली मीन्स सजेस्टिंग, इनकरेजिंग और इंसाइटिंग अ पर्सन टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इंस्टिगेशन में टेक प्लेस आइदर डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की मैंने आपको बोला था ना, बाद में पढ़ेंगे, तो ये यही कह रहा है कि जो इंस्टिगेशन होती है, चाहे आप डायरेक्टली किसी को उत्साह दो या इनडायरेक्टली किसी तरीके से उत्साहना जब आपका दिख गया, इंस्टिगेशन आपकी दिख गई, तो इट विल अमाउंट टू अबेटमेंट, right? By written or oral words or even by gestures, hints, anything, means directly, indirectly, कैसे भी जब आपने किसी को instigate कर दिया, you incited a person to do something wrong, which is an offense,
will amount to abetment, right? अब the instigation must be sufficient to actively encourage a person to commit an offense. It should be mere advice or a simple suggestion. देखो कहते कोई एडवाइस या सजेशन हो तो वो कोई अबेटमेंट नहीं काउंट करी जाएगी कि सिंपल एडवाइस दे दी आपने, किसी को सजेशन दे दी। उसमें आपका पॉजिटिवली दिखना चाहिए कि यस योर मेन इंटेंशन वाज टू अबेट दैट पर्सन टू डू दैट क्राइम, राइट? The instigation must be sufficiently active, for encouraging that person to do that particular act. The instigator need not even possess mens rea, a guilty intention to commit the crime. कितने जरूरी नहीं है कि उसका mens rea हो ना हो, आपने instigation कर दी, वही अपने आप में sufficient proof है to prove this instigation of abetment. Now, next. It says that instigation may generally happen even by willful misrepresentation, willfully concealment of a material fact which a person is bound to disclose. अब हमने ये देखना है कि instigation कैसे हो सकती है। अगर आप जानबूझ के कोई चीज की मिसरिप्रेजेंटेशन कर दो तब भी काउंट होगी, या willfully कोई बात छुपा लो, ठीक है, विच जो आप जरूरी होता है दूसरे बंदे को डिस्क्लोज करना, और आप जानबूझ के या तो कोई बात छुपा लो या कोई जानबूझ के विलफुल, यहाँ आ गया ना, इंटेंशन तो ऑलरेडी प्रूव है यहाँ पे, या जानबूझ के छुपा लो या जानबूझ के मिसरिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। अ कोर्ट डायरेक्ट्स अमित अ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट राज। अभी अमित है पुलिस ऑफिसर, देखो आपके ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तभी हमने भी नाम डाले हैं सो दैट आपके क्लैट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, उसमें बहुत सारे कई बार नाम देते हैं, आप उसमें कंफ्यूज हो कि गलत आंसर टिक करके आ जाते हो। आपका हमेशा की मैंने आपको ट्रिक बताई है, फिर बताती हूँ, आपको ऐसी प्रोपोजिशन आती है अपने रफ साइड पे ऐसे नाम लिखने शुरू कर दिया करो, मैं जैसे सॉल्व करूंगी ये क्वेश्चन। अमित ये पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। उसके बाद उसको टू अरेस्ट राज, अमित पुलिस ऑफिसर ने राज को अरेस्ट करना था, ठीक है। ब्रिजेश इन्फॉर्म्स अमित दैट चंदन इज राज। अब ब्रिजेश आ गया, उसने अमित को बोला कि जो चंदन है वो राज है, ठीक है। अब डिस्पाइट नोइंग दैट ही इज नॉट, अब यहां देखो ब्रिजेश को पता था कि जो चंदन है वो राज नहीं है, बट उसने फिर भी जानबूझ के पुलिस ऑफिसर को ये बोला कि जो, उसने बोला राज कौन है, उससे चंदन की तरफ बोल दिया कि वो राज है। तो अंडर दिस मिसरिप्रेजेंटेशन अमित एंड्स अप अरेस्टिंग चंदन इंस्टेड ऑफ राज। अब क्या करा पुलिस ऑफिसर ने, अमित ने चंदन को अरेस्ट कर लिया बिकॉज ब्रिजेश ने ये पॉइंट बोला था और अमित ने चंदन को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। फिर क्या होता है, इन दिस केस ब्रिजेश इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग अमित इन रॉन्गफुली एप्रीहेंडिंग चंदन, ठीक है। जब ब्रिजेश को पता था कि चंदन राज नहीं है, उसने फिर भी पुलिस ऑफिसर को कंसीलमेंट करी फैक्ट की, झूठ बोला, मिसरिप्रेजेंटेशन कर लिया बोल दो, और वो चंदन को अरेस्ट करके ले गया, तो इस केस में क्या कहते हैं, ब्रिजेश इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग अमित इन रॉन्गफुली एप्रीहेंडिंग चंदन। समझिए अब आपके देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है ना, नाम लिखे होते हैं, ये ABC बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि वह मिस्टर मिसेस ऐसे करके भी आता है, आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो हमेशा रफ वर्क में ऐसे अपनी जो प्रोपोजिशन को सॉल्व करो, ठीक है, पूरे नाम नहीं लिखने, ABC करके कर लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंटर, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी बेसिकली मीन्स एन एग्रीमेंट। अब आपको भी पता है कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, जब कुछ बंदे मिलके कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ अरेंजमेंट ऐसा कर लेते हैं तो उसको हम कॉन्स्पिरेसी कह देते हैं, ठीक है। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट। merely intending to commit an offense is not sufficient for this purpose, ठीक है।
सिर्फ कहते इंटेंशन रखना टू कमिट एन ऑफेंस सफिशिएंट नहीं है इस केस में। Thus conspirators must actively agree and prepare themselves to commit that offense. It becomes a conspiracy. जब conspirators कौन होते हैं, जो conspiracy करते हैं, जब वो actively agree and preparation कर ले उस offense को commit करने के लिए, तभी हम कहते हैं कि conspiracy हुई है। अब आपस में बात हुई है बट कोई preparation नहीं हुई, वो हम कैसे prove करें? ठीक है, तो दैट इज वाई इट सेज मेयर प्रेपरेशन और ये दे हैव एक्टिवली एग्रीड, तो उस केस में ही आपकी कॉन्स्पिरेसी जो है मानी जाएगी। फर्दरमोर द एक्ट विद विच द कॉन्स्पिरेटर्स कंस्पायर टू कमिट इटसेल्फ मस्ट बी इलीगल। अब कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी हुई है और वो उन्होंने कुछ ऐसी बातचीत करी है जिससे वो ऐसा एक्ट करने जा रहे हैं जो कि इलीगल है, पनिशेबल है, तभी आपका जो है वो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का लग जाएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, आप इसको रिलेट कर पाओगे, आपके बहुत केसेस सुने होंगे न्यूज़पेपर्स में। अब जो डोरी डेथ होती उस केस में क्या होता है, आपके वहाँ पे आता है कि कहते हैं कि लड़की को उसके लॉज ने बहुत ज़्यादा परेशान करा, उन्होंने ऐसा करा वैसा करा, तो उनको जो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के अंडर वो लग जाते हैं कि उससे तभी लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो इस केस में क्या कहते हैं, द इन-लॉज ऑफ द विक्टिम आर ऑफन गिल्टी ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, दे मे डू सो बाय कॉन्स्टेंटली टॉन्टिंग, टॉर्चरिंग और इंस्टिगेटिंग द विक्टिम, इवन सुसाइड में टेक प्लेस इन दिस मैनर थ्रू अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। ये तो इजी एग्जाम्पल था जिससे आपको इस सिचुएशन को समझ सकते हो कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एग्जैक्टली होती क्या है। जब कुछ जन मिलके कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कुछ अनलॉफुल चीज करने के लिए, मेयर उनकी कहते हैं सिर्फ बातचीत ही नहीं, कुछ प्रॉपर एक्टिव पार्टिसिपेशन हो और प्लानिंग हो, प्रेपरेशन हो, एग्रीमेंट हो, तब हम कह देते हैं कि वो जो है उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी है but for doing that act, and that will amount to abetment by conspiracy, right? Now next हम थर्ड पढ़ेंगे abetment by aiding. The third manner in which abetment may take place is intentionally assisting or aiding the offender in committing that offense. This generally happens when the abettor facilitates the crime or helps in committing it. There must be active conduct on the part of the abettor. हमने इसका एग्जाम्पल अभी करा है प्रीस्ट वाला। प्रीस्ट को पता था he is making a married man marrying to marry the unmarried women, but still he do the puja and all, and here in that case the priest will be held liable for assisting for abetment by aiding, right? Now the example here, merely giving food or clothing to an alleged offender may not be punishable, but giving him food, clothing and shelter to help him hide from the police or crime or commit a crime is punishable. वही ना, अगर आप किसी, आपको पता है कि वो क्रिमिनल है या आपको पता है वो बंदा है वो अभी किसी कोई ना कोई क्राइम करने जाएगा ही जाएगा और आप उसमें इसको शेल्टर दे देते हो, तब क्या कहते हैं कि हाँ कि आपने अबेटमेंट बाय एडिंग का करा है। इसके बहुत सारे रिसेंट एग्जांपल्स हैं, तो आपको भी सुने होंगे, आपके बहुत सारे आते हैं कि उसने उसका हेल्प कर दी, वो यहाँ आपसे अपने फ्लैट पे रुकवा दिया उसको पता था कि वो इसका मर्डर करने जा रहा है बट फिर भी उसको शेल्टर दे दिया। जब ऐसे हम किसी को शेल्टर भी दे दें तब हम कह देते हैं कि हमने उसकी वो क्राइम करने में हेल्प कर दी है, ठीक है। एंड यू विल बी लायबल फॉर द अबेटमेंट of aiding by helping that person, and you will be punishable under IPC, right? Now who is the abettor? अब देखो हमने अबेट पढ़ लिया, अबेट क्या है, अबेटमेंट में कौन कौन से चीजें आती है। अब हम पढ़ते हैं कि जो अबेटर कौन है। अबेटर वो होता है जो अबेटमेंट करता है, सिंपल। अबेटर इज द वन हु डू द अबेटमेंट, द वन हु अबेट द थिंग, right? The one who abet the offense, right? The abettor is defined under section 108. देखो 108 में आपका abettor defined है। 108A में ये बोला है कि कोई जब इंडिया के बाहर इंडियन करता है तो वो इसका जो ऑफेंस है वो इंडिया में ही पनिशेबल होगा, ठीक है। तो 108 में आपका abettor समझाया हुआ है।
is the person who abets in the commission of an offense, commission of an act which would be an offense if done by a person capable of committing an offense in law. सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, अगर वो ऐसे पर्सन ने करा है जो कि वो ऑफेंस कर सकता है, इसमें हम वो पर्सन इंक्लूड नहीं कर रहे जो कैपेबल नहीं होते, जैसे माइनर, इनसेन, राइट। तो however under this section an abettor can escape from liability if there is an express withdrawal or revocation of the task given by him. In order to charge any person under abatement, it is not necessary that the act has to be committed. Even if the act is incomplete or interrupted, the offense of abatement is said to be committed. आपका जो offense है कमीशन तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है, दैट इज इमटेरियल। आपने अबेटमेंट करी है, यू विल बी हेल्ड लायबल अंडर आईपीसी। अब देखो, अब इसमें ना आप थोड़ा सा सिचुएशन को समझो। अबेटमेंट में कैसे सिचुएशन होती है, अभी अबेटर होएगा जो अबेटमेंट करेगा, फिर आपका जो है क्राइम की कमीशन होगी, ठीक है। हमने ये देखना है कि इतनी जरूरी नहीं है कि आपका कमीशन हुआ है क्राइम का कि नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट हैज टू बी कमिटेड इवन इफ द एक्ट इज इनकम्प्लीट। ये इनकम्प्लीट है, चाहे ये कंप्लीट है, इंटरप्टेड है, जो भी है, ठीक है, आपको माना जाएगा आपने अबेट करा है, अबेटमेंट सक्सेसफुल है, तो आपका ये जो है आपको माना जाएगा कि आपने ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट जो है कमिट कर दिया है। देखो, तभी इसको अबेटमेंट को ये याद करना इनकोएट क्राइम बोला जाता है। इनकोएट का क्या मतलब होता है, इनकम्प्लीट अबेटमेंट को, दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकोएट क्राइम because it is said to be an incomplete, because इसमें जो है कमीशन क्राइम का हुआ ना हुआ that is immaterial। हमने देखो यहाँ पे यह तभी बोला हुआ it is not necessary the act has to be committed whether it is complete or incomplete or interrupted। आपने offense of abatement कर दिया तो आप इसके लिए liable हो जाओगे। आपको समझ लग गई पॉइंट ये। अभी नेक्स्ट, moreover the offense of abatement depends upon the intention of the person and not upon the knowledge or intention of the person whom he has employed to do the act for him। यहाँ पे हम अबेटमेंट पढ़ रहे हैं तो बट ऑफ कोर्स सी बात है, हम अबेटर की इंटेंशन देखेंगे, उसका मेंजरिया देखेंगे कि उसने किसको एक्टसरिया दिया है वो करने के लिए, ना कि उसका देखेंगे जो वो एक्ट कर रहा है, जिसको उसने ड्यूटी दी है वो काम करने के लिए, ना कि उसका देखेंगे, ठीक है। उसकी नॉलेज है नहीं है, अगेन दैट विल बी इमटेरियल। अबेटर की देखनी है कि उसकी इंटेंशन क्या थी, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अबेटमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। अभी आपने किसी एक्ट को करना था, आपने उसकी पहले अबेटमेंट करी, आप आगे उसकी भी अबेटमेंट कर रहे हो, अबेटमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ अबेटमेंट इज ऑल्सो, वो भी ऑफेंस माना जाएगा। ये आप इस एग्जाम्पल से समझो। If A abets B to abet assistant surgeon, अभी देखो A ने B को अबेट करा, फिर B को कह रहा है तुम सर्जन को अबेट करो कि फॉल्स रिपोर्ट बना दे ऑटोप्सी की। फॉर दिस एक्ट बोथ A and B will be held liable for abatement not depending upon the success of such an act। कहते उसने टॉप्सी की रिपोर्ट बनाई है नहीं बनाई है, दैट इज इमटेरियल। ए ने बी को बोला कि तुम सर्जन को बोल देना। देखो यहाँ ए डायरेक्टली सर्जन को नहीं बोल रहा है, यहाँ क्या हो रही है, अबेटमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ एन अबेटमेंट, अबेटमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ एन अबेटमेंट। अब ए ने बी को बोला, बी को बोला सी एस को बोलो, सर्जन को बोलो, तो इस केस में ये दोनों ही लायबल ठहराए जाएंगे फॉर द अबेटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस, चाहे वो रिपोर्ट मतलब ऑटोप्सी की रिपोर्ट दे ना दे, कमीशन ऑफ ऑफेंस हो ना हो। हियर बोथ ए एंड बी विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट अबेटमेंट।
नाउ नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स है और क्या स्कोप है 108 सेक्शन का। ये देखो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है ये, थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन आ गया आपका बेटर का, उसके कुछ ही इसमें आपके सेक्शन में काफ़ी एक्सप्लेनेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, और जितनी देर आपका इलस्ट्रेशन में से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप सॉल्व ना कर पाओ, तो इसी करके इसका हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि अबैटर एग्जैक्टली इसकी क्या एक्सप्लेनेशंस आपको बताती हैं। तो अबैटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन, देखो इलीगल ओमिशन पहले आप समझो कि इलीगल ओमिशन क्या होता है लॉ में। इलीगल ओमिशन होता है फेलियर टू परफॉर्म एन एक्ट वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू परफॉर्म दैट एक्ट। ओमिशन क्या होता है? ओमिट, रोकना, इलीगल, जब आपको कोई ड्यूटी दी गई है और आप वो काम नहीं कर रहे हो, आप ओमिट कर रहे हो वो काम, तो इन दैट केस इट इज कंसीडर्ड आपने इलीगल ओमिशन करी है, ठीक है। फेलियर टू परफॉर्म एन एक्ट वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू डू इट अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1। मैंने बोला ना इसके सेक्शन 108 की कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। बेसिकली इसके नीचे काफी आपको इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं जिससे सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। तो ये हम इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे कि बैटर के जो सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है। अब of an act may amount to an offense although the batter may not himself be bound to do that act। चाहे अबैटर करे वो काम या ना करे, उसकी कोई ड्यूटी थी या नहीं करने की, फिर भी उसने ऐसी अबैटमेंट कर दी इलीगल ओमिशन की, ठीक है, दैट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस। एग्जाम्पल से समझो, इफ अ पब्लिक सर्वेंट इज गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन ऑफ ड्यूटी, यहां तक पहले इसको समझो। अब एक पब्लिक सर्वेंट था, ठीक है, उसको गिल्टी है वो एक इलीगल ओमिशन की। गिल्टी इलीगल ओमिशन क्या कहता है? जब आप कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते, फेलियर टू परफॉर्म द ड्यूटी विच यू वर सपोज टू डू, राइट, मेड पनिशेबल बाय द कोर्ट। देखो, अ पब्लिक सर्वेंट इज गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन ऑफ ड्यूटी मेड पनिशेबल, उससे उसकी पनिशमेंट मिल जाती है उसको कोर्ट के अंडर, एंड अ प्राइवेट पर्सन इंस्टिगेट्स हिम, then he abets the offense of which such public servant is guilty, though the better could not himself have been guilty of that offense। तो आपका ये पहला इंग्रेडिएंट ये कहता है कि जब आपने किसी की ऐसी अबैटमेंट कर दी इलीगल कमीशन की, आप बीइंग अ प्राइवेट पर्सन उसके लिए लायबल नहीं थे, ठीक है, बट जो आपने जिसको वो करवाया है वो लायबल हो जाता है, तब भी आप माने जाओगे कि आपने वो करा है, दो यू वर नॉट लायबल फॉर दैट थिंग। दोबारा समझो, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 108, द बेटरमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द बेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। आपको पता है, पब्लिक सर्वेंट को पता था कि मेरी वो ड्यूटी है, उसने वो नहीं उसने करा, उसने इलीगल ओमिशन ऑफ ड्यूटी करा जिसकी वजह से he was punishable by the court, and the private person instigates him, then he abets the offense of such public servant is guilty, though the better could not himself have been। देखो क्या कहते हैं, अबैटर वो क्राइम करता, वो थिंग करता, इलीगल ओमिशन करता, तो शायद अबैटर गिल्टी नहीं माना जाता वो ऑफेंस का, बट पब्लिक सर्वेंट ने वो काम कर दिया, वो गिल्टी माना गया। बट ऐसी सिचुएशन आ जाए तब भी आपको पनिशमेंट जो है मिल जाती है, क्योंकि आपने अबैटमेंट करी। आपको पता है आप वो क्राइम करोगे तो भी आप नहीं होगा, आप पब्लिक सर्वेंट से कराते हो, उसको पनिशमेंट मिल रही है, बट आपने उसको इंस्टिगेट करा था, ठीक है, उसमें लिखा ना एंड अ प्राइवेट पर्सन इंस्टिगेट्स हिम। तो इस केस में ये कहा जाता है कि फिर भी आप भी उसके लिए लायबल होगे। आप ये थोड़ा टफ है, इसको समझो। अबैटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन इज एन ऑफेंस। कोई इलीगल ओमिशन क्या होती है? फेलियर टू परफॉर्म एन एक्ट व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू डू दैट एक्ट, राइट। अब फॉर एग्जांपल, इजी एग्जांपल बताती हूँ, आपको स्विमिंग आती है, ठीक है, आप बैठे हो कॉर्नर पे स्विमिंग पूल पे, आप देख रहे हो एक बच्चा डूब रहा है, ठीक है, बट आप बचाते नहीं उसको, देखे जा रहे हो, आपको लगता है मेरी थोड़ी ना ड्यूटी है, लाइफ गार्ड की ड्यूटी है, वो बचाए ना बचाए, तो इलीगल ओमिशन
will amount to your offense, बट यहाँ पे अबैटमेंट नहीं होगी, बट स्टिल आपको एग्जाम समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि इलीगल ओमिशन क्या होता है। जब आप कोई ऐसा मतलब आप ड्यूटी करनी होती है और आप उसमें फेल कर जाते हो, आप वो परफॉर्म नहीं करते ड्यूटी, तब कह देते हैं आपकी इलीगल ओमिशन हो गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अबैटेड एक्ट नीड नॉट बी कमिटेड, अफेक्ट ऑफ अबैटमेंट इज इमटेरियल। देखो ये हमने पहले भी पढ़ा था, कमीशन ऑफ एन एक्ट इज इमटेरियल, अबैटमेंट हुई है यू विल बी हेल्ड लायबल, कमीशन आधी अधूरी हुई है या इंटरप्ट हो गई है, डजेंट मैटर। ठीक है, अबैटमेंट हुई है यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम। टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबैटेड मस्ट बी कमिटेड, द ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट इज कंप्लीट notwithstanding that the person fails in doing the act or there is some other interruption in the commission of that act. The offense of abetment by instigation depends upon the intention of the person who abets and not upon the act which is actually done by that person. देखो यहाँ पे आपको पता है, हम यही देखते हैं कि इंस्टिगेशन आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि इंटेंशन क्या थी बंदे की जिसने वो अबैट करा है, ना कि उसकी जिसने वो एक्ट करना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखो ये आपकी दी गई है एज सच, A instigate B to murder C. B refuses to do so. A is guilty of abetting B to commit murder. A ने B को उकसाया कि C को मार दो, B ने मना कर दिया मैं तो नहीं करूंगा, बट फिर भी A जो है गिल्टी हो जाएगा फॉर अबैटिंग B to murder C. Right? Now, person abetted need not be capable of committing an offense. यहाँ पे देखो कैपेबिलिटी उनकी आ जाती है, कहते पर्सन अबैटेड जो है नीड नॉट बी कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। अबैटेड ने जिसको एम्प्लॉय करा है काम करने के लिए उसका क्राइम, जरूरी नहीं है वो कैपेबल हो क्राइम करने का, नहीं, उसमें ये इमटेरियल है। ठीक है, नीड नॉट बी कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। इसमें कौन से आ जाते हैं आपके चाइल्ड, लुनाटिक पर्सन, आपको पता है इनको डिफेंस मिला हुआ है अंडर आईपीसी। ठीक है, हमने जनरल डिफेंसेस करा था, उसमें हमने करा था 82 83 सेक्शंस। ठीक है, then it is not necessary that the person abetted should be capable according to law of committing an offense or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of an abetter. जरूरी कहते ये नहीं है उसको पता हो या ना हो, चाहे या वो गिल्टी है नहीं है, उसको कुछ पता हो ना हो, दैट इज इमटेरियल। आपने अबैटमेंट कर दी है यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम। एग्जाम्पल ये भी इलस्ट्रेशन एज सच आपकी आईपीसी में दी हुई है, A with a guilty intention abets a child or a lunatic person who is incapable under law to commit an offense. क्यों incapable है, यहाँ पे उसके जनरल डिफेंसेस जो है लग जाते हैं। Here even though the act committed or not, A will be held liable for the abetment. A का जब गिल्टी इंटेंशन है, उसने अबैटमेंट कर दी है, वहीं के वहीं उसको अबैटमेंट के अंडर जो है पनिशमेंट मिल जाएगी। एक्ट हुआ है नहीं हुआ है दैट इज इमटेरियल। लुनाटिक पर्सन को उसने जब इन्वॉल्व कराया है, चाइल्ड को करा, उसको लगेगा कि उनको तो डिफेंस मिला हुआ है ना, आपको पता है अंडर 7 ईयर्स चाइल्ड कोई भी क्राइम करता है ही विल नॉट बी कंसीडर्ड लायबल। 7 to 12 हम उसका मेच्योरिटी लेवल देखते हैं और इनसेन पर्सन के पास भी कंप्लीट डिफेंस होता है। ठीक है, तो इस केस में आपको ये समझना है कि अगर उसने ऐसे बंदों को एम्प्लॉय भी करा है अपना क्राइम करने के लिए, बट स्टिल जब उसने अबैटमेंट कर दी उसका गिल्टी माइंड शो हो गया, इन दैट केस ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट अंडर सेक्शन 107। उसकी पनिशमेंट आगे दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग ही विल बी हेल्ड लायबल। नाउ अबैटमेंट ऑफ एन अबैटमेंट इज एन ऑफेंस, हम पढ़ चुके हैं ये सर्जन वाला, यही इसका इंग्रेडिएंट है। अबैटमेंट करते हो आगे, ऑफ एन अबैटमेंट इज इन इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। द अबैटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज नो मोर एंड नॉट लेस देन द अबैटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस एंड हेंस इट इज आल्सो पनिशेबल। अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज अ पर्सन मे मेक हिमसेल्फ एन अबैटर by the intervention of a third person without any direct communication between himself and the person employed to do that thing. अब देखो जो सर्जन को उसने बोला ऑटोप्सी रिपोर्ट फेक बनाने के लिए, ठीक है, अब उसने ए ने बी को बोला था, ठीक है, तो इस केस में ए ये नहीं कहेगा कि मैं तो नहीं लायबल, या बी नहीं कहेगा कि मैं नहीं लायबल, ये ए का काम था, और ए कह दे ये बी ने करवाया। नो, इन दिस केस बोथ विल बी लायबल बिकॉज अबैटमेंट ऑफ एन अबैटमेंट इज एन ऑफेंस। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ए टेलीफोन बी एंड आस्क्ड फॉर 2 boys फॉर इमोरल पर्पसेस
No particular boys were named or indicated. It was held that A was inciting B to help him or facilitate him with boys to do an illegal act. Hence both and A and B will be liable. अब A ने B को टेलीफोन करा 2 लड़के बुलाने के लिए. अब इसको A को नहीं पता कौन से लड़के आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो B को बोला उसने. But still A and B will be held liable because abetment of an abetment is an offense. Illustration: A instigates B to instigate C to murder Z. ए ने बी को बोला तुम सी को बोलो कि जी को मार दे. ए ने बी को बोला सी को बोलो. ठीक है. बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी टू मर्डर जी एंड कमिट्स दैट ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बी. अब सी बी की बातों में आके जी को मार देता है. बी इज लाइबल टू बी पनिश फॉर द ऑफेंस विद द पनिशमेंट फॉर मर्डर एंड एज एन इंस्टिगेट B is to commit the offense. A is also liable for the same punishment. यहाँ A भी liable होगा क्योंकि A ने B को बोला था, B ने तभी C को बोला है. It is a chain of abettors, but here all will be held liable. A and B both will be held liable for the abetment of that crime. Now, abettor need not consort in abetment by conspiracy in the conspiracy. वही यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में अबेटर है नहीं है फिर भी वो लाइबल होगा. इसको समझो. इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट और अकॉर्ड द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट. इट इज सफिशिएंट इफ ही एंगेजेस इन द कॉन्स्पिरेसी इन परसुएंस ऑफ व्हिच द ऑफेंस इज कमिटेड. इतना ही सफिशिएंट है कि उसने इसकी एंगेजमेंट है कॉन्स्पिरेसी में. ठीक है. पहले कुछ कॉन्स्पिरेसी हुई है, इसको उनकी कॉन्स्पिरेसी हुई है, बट स्टिल इसकी एंगेजमेंट थी तो ये ग्रुप भी लाइबल होगा. ठीक है. इसके आप थोड़ी इलस्ट्रेशन देखो, आपको ये इजीली समझ आ जाएगा कि कौन सी कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ए कॉन्सर्ट बी अ प्लान फॉर पॉइजनिंग जी. अब ए ने बी के साथ प्लानिंग करी जी को पॉइजन करने की. इट इज एग्रीड दैट ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन. ए देगा पॉइजन. बी देन एक्सप्लेन द प्लान टू सी. अब बी जाके सी को ये प्लान समझाता है मेंशनिंग दैट अ थर्ड पर्सन इज टू एडमिनिस्टर द पॉइजन बट विदाउट मेंशनिंग एज नेम. अब जाके बी सी को बताता है कि हमने जी को मारना है बट कोई और बंदा है वो जो मारेगा. अब देखो यहाँ पे इन दोनों की आपस में कॉन्स्पिरेसी हुई थी कि ठीक है ए और बी की हुई थी कि हम जी को मारेंगे. ए कहता है मैं उसको पॉइजन दे दूंगा. अब अलग नेक्स्ट ग्रुप बना. बी ने सी को नाम नहीं लिया ए का, पर बता दिया कि कोई है बंदा, तीसरा बंदा है वो जी को मार देगा पॉइजन वगैरह देके, और ए का नाम नहीं लेता है. ठीक है. उसके बाद सी एग्रीज टू प्रोक्योर द. अब जो सी है वो कहता है ठीक है मैं पॉइजन लाके दे दूंगा. अब जो सी है वो पॉइजन लेके आता है एंड डिलीवर्स इट टू बी फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग इशूड इन द मैनर एक्सप्लेन. ए एडमिनिस्टर द पॉइजन, जी डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेस. देखो ए और बी का पहले आपस में प्लान बना कि हमने जी को मारना है. ए कहता है ठीक है मैं उसको पॉइजन से मार दूंगा. अब बी ने सी के साथ प्लान बनाया, इसका अलग से कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि ठीक है मैंने किसी को एम्प्लॉय कर लिया है वो जी को पॉइजन देके मार देगा. तो सी कहता है ठीक है मैं तुम्हें पॉइजन ला के दे दूंगा, तुम उस बंदे को दे देना. अब सी पॉइजन ला रहा है, बी को देगा, बी ए को देगा. ए ने बोला है हम उसको पॉइजन से मार दूंगा, वो पॉइजन देके जो है जी को मार देते हैं. ठीक है. Here though A and C have not conspired together. यहाँ देखो A और C की आपस में कोई बात हुई है नहीं हुई है. ना C को पता है कौन मार रहा है कौन नहीं, ना A को पता है कौन पॉइजन लेके आ रहा है कौन नहीं. तो फिर भी क्या कहते हैं, yet C has been engaged in the conspiracy in pursuance of which Z has been murdered. C has therefore committed the offense defined in this section and is liable to the punishment of murder. ठीक है. Abettor need not consort in abetment by conspiracy in the conspiracy. तो जरूरी नहीं था कि जो इनकी पहली कॉन्स्पिरेसी हुई थी सी उसमें इन्वॉल्व हो ना हो. ठीक है. अबेटर ने अपनी असिस्टेंस हेल्प कर दी है जब, तो ही विल बी लाइबल फॉर द ऑफेंस. राइट. नाउ अब
आपके जो इंग्रेडिएंट्स थे वो कवर कर लिए हैं हमने बैटर के। एक बार फिर से देख लो वो क्या क्या थे, क्योंकि उससे रिलेटेड ही आपके जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, और तो क्या ही है। इसमें पहले हमने बैटर पढ़ा था, फिर हमने क्या देखा, इलीगल ओमिशन का देखा, ठीक है, कि अबैटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन इज एन ऑफेंस। फिर हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि जो आपको काम दिया गया वो कंप्लीट हो ना हो, अबैटमेंट हुई है यू विल बी हेल्ड लायबल। देन जरूरी नहीं है कि जो बंदे ने वो काम करा है वो कमिटमेंट करने के लिए कैपेबल है नहीं है, अबैटमेंट करी है आपने वो क्राइम करने के लिए, तो यू विल बी हेल्ड लायबल। दो, नेक्स्ट, अबैटमेंट ऑफ एन अबैटमेंट इज एन ऑफेंस। सर्जन वाला एग्जाम्पल आ गया, या किसी को मारने वाला, ये सर्जन वाले से याद रख लो इसको, वेरी इजी। नाउ अबैटर नीड नॉट कंसर्ट इन अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, अलग अलग की कॉन्स्पिरेसी हुई है बट आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, वो क्राइम को पूरा करवाने के लिए आपने हेल्प करी है, असिस्टेंस दी है, यू विल बी हेल्ड लायबल। नाउ लास्ट पॉइंट, थोड़ा ये समझने वाला है, व्हेन सब्सटैंटिव ऑफेंस इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। सब्सटैंटिव ऑफेंस क्या है, आपको सब्सटैंटिव वर्ड मैंने पढ़ाया था, आईपीसी इज अ सब्सटैंटिव लॉ, हियर ऑफेंस इज बीइंग मेंशन्ड विद इट्स पनिशमेंट। तो यहाँ पे ऐसी बात करी हुई है जहाँ पे आपका कोई ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट है वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो कहते हैं व्हेन द सब्सटैंटिव ऑफेंस इज नॉट एस्टैब्लिश्ड एंड द प्रिंसिपल ऑफेंडर इज एक्विटेड। अब आपको फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस सी है, उन्होंने जी को, यानी कि प्लॉटिंग थी जी को मारने की, ठीक है। अब जो सी है वो प्रिंसिपल ऑफेंडर माना जाता है जिसने मेन काम कराया है जी को मारने का। इन्होंने तो बस अबैटमेंट करी है ए प्लस बी ने, ठीक है, सी की, और सी ने जी को मारा है, देन द अबैटर कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी। तो ये कहते हैं जब आपका सी प्रिंसिपल ऑफेंडर ही एक्विट हो गया, ठीक है, तो आप भी लायबल नहीं ठहरा जाओगे, आपको भी कोर्ट एक्विटर ही मानेगी क्योंकि प्रिंसिपल ऑफेंस ही नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन सिंपल वर्ड्स व्हेन द सब्सटैंटिव चार्ज फेल्स द चार्ज ऑफ अबैटमेंट आल्सो फेल्स, द लायबिलिटी ऑफ एन अबैटर इज कोएक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल ऑफेंडर if there is abetment by instigation or abetment by conspiracy, then even though the act was committed or not, the abettor will be liable for the abetment। देखो जब हमने ये जो अबैटर के जो 5 पॉइंटर्स पढ़े हैं, उन केसेस में अबैटमेंट जो होगी, जो अबैटर होगा वो लायबल होगा, बट बाकी केसेस में जब आपका प्रिंसिपल ऑफेंडर ही एक्विट हो जाएगा तो आपको भी मान लेंगे और वो आपको भी इक्विट कर देंगे, ठीक है। बट जब आपकी इंस्टिगेशन और अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी वाले पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे अभी, उस दौरान इवन दो द एक्ट वाज कमिटेड और नॉट, द बैटर विल बी लायबल एंड यू विल बी हेल्ड लायबल। इसकी पनिशमेंट्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, 109 से लेके 1020 तक है उसकी, ठीक है। बट ओनली इन द केस ऑफ अबैटमेंट बाय इंटेंशनल एड, if the act is not completed by the principal offender, the abettor cannot be held liable। ये पॉइंट मैंने आपको तो कराया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब आपको बहुत ही इजी तरीके से समझना है कि ये कहता क्या है। आपको पता है अबैटमेंट के 3 पॉइंटर्स हैं, 3 पॉइंटर्स कैसे हैं, पहला है इंस्टिगेशन, इंस्टिगेट कर दिया, दूसरा है कॉन्स्पिरेसी, थर्ड इज एड। कहते हैं जब आपकी एड का पॉइंट हो, जब आपने सिर्फ सिंपल हेल्प करी है किसी की वो क्राइम कमिट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने उसको पिस्टल अरेंज करवा दी या कुछ पॉइजन अरेंज करा दी, और आपका जो पर्सन है मेन ऑफेंडर, मेन प्रिंसिपल पर्सन, प्रिंसिपल ऑफेंडर, अगर वो इक्विट हो गया, इक्विट क्या होता है जब कोर्ट उसको बरी कर देता है कि उसने कोई क्राइम नहीं करा, इक्विट उसको कहते हैं। कन्विक्ट हम उसको कहते हैं जब वो कन्विक्ट पर्सन हो जाता है जिसने क्राइम करा है, क्राइम करा है, कोर्ट कहती करा है, कन्विक्ट कर दो, इक्विट छोड़ दो, इसको बरी कर दो, ठीक है। तो कहते हैं अगर आपका प्रिंसिपल ऑफेंडर मेन बंदा ही इक्विट हो गया
तो अगर आपने एडिंग में हेल्प करी है उसकी, तो आप पे भी अबैटमेंट के चार्जेस नहीं लगेंगे। सिर्फ आपके चार्जेस तब लगेंगे जब आपने किसी को उकसाया है, इंस्टिगेट करा है, इनकरेज करा है, और दूसरा जब आपने कॉन्स्पिरेसी करी। ठीक है, उन केसेस में, और जो हमने बैटर वाले 5 पॉइंटर्स पढ़े थे, उन केसेस में, इलीगल कमीशन में, या आपको पता है दूसरा बंदा कैपेबल नहीं है क्राइम करने के लिए, ठीक है, अब चाइल्ड से क्राइम करा दिया, वो तो है ही नहीं ऑफेंडर, आपको पता है उसको कंप्लीट डिफेंस है, बट आप पे अबैटमेंट के चार्जेस लगेंगे एंड यू विल बी हेल्ड लायबल। थर्ड, कॉन्स्पिरेसी आ गया, फिर आपका अबैटमेंट ऑफ एन अबैटमेंट आ गया। उन केसेस में कहते हैं, जो आपके मैंने 5 पढ़ा, उन केसेस में आप पे ये ऑफेंस अबैटमेंट का लगेगा। सिर्फ एड का नहीं हम देखेंगे, एड जो यहाँ पे आपकी सिंपल हेल्प थी, सिंपल एड थी, प्रिंसिपल ऑफेंडर एक्विट हो गया, इवन यू विल बी एक्विटेड फ्रॉम द चार्जेस। ठीक है, तो हमने सिर्फ इंस्टिगेट और कॉन्स्पिरेसी वाले पॉइंटर्स को मेन देखना है। यहाँ पे आपका क्राइम कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, इंटरप्टेड है, इट डजंट मैटर, अबैटमेंट हुई है, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्राइम, राइट। सो विद दिस I wind up my today's lecture। आज हमने बेसिकली 107 और 108 को अच्छे से पढ़ा है। अबैटमेंट कहती क्या है, इसकी क्या 3 चीजें हैं, फिर व्हाट डज अबैटर मीन, एंड फिर क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो विद दिस हम नेक्स्ट लेक्चर अब करेंगे आपका पनिशमेंट्स का। सो थैंक यू सो वेरी मच।